In this video, we are going to discuss question number 26 to 50. So the first question of this session is identify which options are not non-verbal categories as developed by Charles Galois. Here are some categories: acceptance, implement, responsive, justifying, रिसेप्शन एंड कन्फ्यूजन। कि यहाँ पूछा गया है कि जो दिया गया ऑप्शन से कौन सा नॉन वर्बल कैटेगरीज जो है उसी के अंदर नहीं आ रहा है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज IV and VI. इट मीन्स जस्टिफाइंग एंड कन्फ्यूजन आर नॉट नॉन वर्बल कैटेगरीज आज डेवलप्ड बाय चार्ल्स गैलोय। तो हम लोग थोड़ा देखते हैं ये चार्ल्स गैलोय का जो डेवलपमेंट और कंट्रीब्यूशन। चार्ल्स गैलोय इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम्स को डेवलप किए थे और इनका जो फोकस था वो टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन एक एजुकेशनल सेटिंग में जो होता है उसी के ऊपर बेस करके ये इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम डेवलप किए थे। फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, वो भी एक टीचर स्टूडेंट्स का कंटेक्स्ट में डेवलप किया गया है, लेकिन गैलोय भी एक टीचर स्टूडेंट्स कंटेक्स्ट में, इंटरेक्शन का कंटेक्स्ट में इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को डेवलप किए हैं। अगर इनका इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम को देखिए, ये एक तरह का सिस्टमेटिक अप्रोच है फॉर कैटेगराइजिंग ऑल फॉर्म ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। हो गया कि एक क्लासरूम इंटरेक्शन में जो भी टीचर वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर को शो कर रहा है उसको सिस्टमेटिकली कैटेगराइज किया जा रहा है अलग अलग फॉर्म में, वर्बल और नॉन वर्बल्स का अलग अलग फॉर्म में। हो गया, ये गैलोय कैटेगराइज किए हैं। उसके बाद ये जो थ्योरी है ये ज्यादातर एम्फासाइज करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के ऊपर और सजेस्ट करता है कि ये नॉन वर्बल यूज जो गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, हो गया, ये जो हमारा क्लासरूम इंटरेक्शंस को क्या कर सकता है कि एनहांस कर सकता है और जो वर्बल्स कम्युनिकेशंस जो हो रहा है उसको इफेक्टिव बना सकता है। अगर फीडबैक का बात करें तो गैलोय का हिसाब से फीडबैक एक बहुत ही एसेंशियल एस्पेक्ट है जिसको कि इंटरेक्शंस एनालिसिस में वो ऑब्जर्व किए थे और वो फीडबैक ही क्या करता है कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करवाता है। नेक्स्ट, टीचर बिहेवियर इज डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट दैट आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज फॉर ऑब्जर्वेशन विथ ऑब्जर्वेशन अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल टू एनालाइज स्पेसिफिक बिहेवियर एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट एंगेजमेंट। देखिए ये टीचर्स बिहेवियर जो है उसी को बहुत सारा कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ताकि जो टीचर और स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है उसी को स्मूथली ऑब्जर्व किया जा सके। और ये जो एक सिस्टम है यहाँ क्या किया जाता है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक का जैसे इसी को यूज किया जाता है और इसी के थ्रू जो टीचर का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो अवेयरनेस है उसी को एनहांस किया जाता है और ये ज़्यादातर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इसी को यूज किया जाता है ताकि जो टीचर्स का जो बिहेवियर है उसी को मॉडिफाई किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज एनी काउंसलिंग थ्योरी और प्रैक्टिस दैट इनकॉर्पोरेट एंड कंबाइन डॉक्टरिन्स फाइंडिंग्स एंड टेक्निक्स सिलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्स थियोरेटिकल सिस्टम इज टर्म आज। कि एक तरह का काउंसलिंग का थ्योरी और प्रैक्टिस जहाँ की हम लोग अलग अलग तरह का जो डॉक्टराइन फाइंडिंग्स और टेक्निक को क्या कर रहे हैं कि कंबाइन कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। तो ये इसको किस तरह का काउंसलिंग हम लोग बोलेंगे? ऑप्शन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, डायरेक्टिव काउंसलिंग, एक्लेक्टिव काउंसलिंग, वोकेशनल काउंसलिंग। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन सी, दैट इज एक्लेक्टिव काउंसलिंग, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह का डॉक्टराइन फाइंडिंग और टेक्निक को कंबाइन करके यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का बात करें तो इसी को क्लाइंट सेंटर्ड थेरापी और पर्सन सेंटर्ड थेरापी भी बोला जाता है। और यहाँ जो क्लाइंट रहता है, हो गया, जो काउंसिली जो रहता है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है और उसका जो काउंसिली सेंटर्ड काउंसलिंग भी इसी को भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ काउंसिली सब कुछ करता है, यहाँ एजेंडा भी प्रिपेयर करता है, कब क्या कैसे वो चाहता है उसी के हिसाब से सब कुछ किया जाता है। सिर्फ यहाँ काउंसलर जो होता है वो फैसिलिटेट करता है कि वो काउंसिल कैसे उसका सेल्फ को एक्सप्लोर कर सकेगा। हो गया, उसी के लिए सिर्फ ये काउंसलर रहता है और यहाँ जो काउंसिलित है उसको फुल इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस
और प्रोवाइड किया जाता है और उसको सेल्फ अवेयरनेस उसी के अंदर डेवलप किया जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम देखिए तो इसी को प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग बोला जाता है और एक एक बार काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोला जाता है। यहाँ जो काउंसलर होता है उसी का जो रोल है वो बहुत अहम रहता है, वो एक्टिवली एक काम करता है यहाँ, और उसी के हिसाब से ये सब कुछ चलता है। वो एडवाइस करता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शंस देता है डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को लेकर, हो गया। और एक्लेक्टिक की बात करें तो इसको इंटीग्रेटिव काउंसलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो काउंसलिंग है यहाँ जो वेरियस काउंसलिंग टेक्निक है और थ्योरीज जो है उसी को एक साथ मर्ज करके यूज किया जाता है, वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करके, और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वोकेशनल काउंसलिंग, जिसको कि हम लोग करियर काउंसलिंग भी बोलते हैं, और ये ज़्यादातर फोकस करता है कि इंडिविजुअल्स को समझने के लिए और उसका जो करियर ऑप्शन है, इंटरेस्ट है, स्किल है, हो गया, उसका रिलेटेड हम लोग काउंसलिंग जहाँ करते हैं, हो गया, तो उसको हम लोग वोकेशनल काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग बोलते हैं। एजुकेशनल काउंसलिंग का बात करें तो इसको एकेडमिक काउंसलिंग भी बोला जाता है, और ये जो स्टूडेंट है उनको असिस्ट करता है और उनका जो एकेडमिक सक्सेस है वो कैसे अचीव किया जा सके, उनका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो कैसे हो सके, ओके, इसके लिए यहाँ हम लोग एक काउंसलर काउंसलिंग करता है। लास्ट जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग, और जिसको डिजेबिलिटी काउंसलिंग बोला जाता है। यहाँ जो लर्निंग डिजेबल चाइल्ड है और डिजेबल चिल्ड्रंस जो है उनको यहाँ काउंसलिंग किया जाता है, और यहाँ हर तरह का जो पर्सनल, सोशल, वोकेशनल, इमोशनल, हर तरह का काउंसलिंग यहाँ स्टूडेंट को मिलता है। सो दिस आर सम ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ काउंसलिंग एंड देयर अदर नेम्स। From here you will get several questions in different examination, so be careful and understand and remember this concept. Next question is identify what kind of research approach you would like to suggest for the following statement, कि आप ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए आप किस तरह का रिसर्च अप्रोच को फॉलो करने वाले हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ह्यूमन एक्सपीरियंस इज मेडिएटेड बाय इंटरप्रिटेशन, कि ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है ये किसी के साथ मेडिएटेड है, ये इंटरप्रिटेशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं। थ्रू इंटरेक्शन द इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट मीनिंग, कि जो हमारा मीनिंग जो हो रहा है, हो गया, तो वो कैसे बन रहा है, ये इंटरेक्शंस के थ्रू ही ये बन रहा है, ओके, इंटरेक्शन के थ्रू ही ये जो मीनिंग है वो बन रहा है, कंस्ट्रक्ट मीनिंग बन रहा है। इंटरप्रिटेशन इज एसेंशियल देन पर्सनल ड्राइव, और ये इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ही एसेंशियल है पर्सनल ड्राइव से, और बहुत सारे मल्टीपल वेज रहता है एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये चार स्टेटमेंट के लिए आप कौन सा जो रिसर्च अप्रोच है यूज करने वाले हैं, तो ऑप्शन है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड एंड नन ऑफ द अबव। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑब्वियसली ऑप्शन बी, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च, क्यों यहाँ इंटरप्रिटेशंस का बात किया जा रहा है, इंटरेक्शन इंटरप्रिटेशन का बात किया जा रहा है, ओके, मल्टीपल्स वेज का बात किया जा रहा है, तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लोग यूज करने वाले हैं। व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PERT, PERT, ऑप्शन कि इनमें से कौन सा PERT का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। PERT प्रोवाइड क्रिटिकल पाथ एंड स्लैक टाइम, PERT हेल्प इन वेरियस स्टेजेस ऑफ project management, objective based planning for allocation of resource in term of scheduling and controlling, none of the above. Answer of this question is option D, option D, that is none of the above. See, what is PERT? The full form of PERT is programs evaluation and review technique. बहुत बार इसी का फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ गया है, what is PERT? What is the full form of PERT? Okay, program evaluation and review technique, okay, ये क्या है, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जिसको कि हम लोग प्राइमरीली जो एजुकेशनल प्लानिंग करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का और कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, और इसी को डेवलप किया गया था यूएस नेवी के द्वारा 1958 की तरफ, हो गया, 1958 की तरफ। अगर PERT का बात करें तो ये बहुत ही यूजफुल होता है एजुकेशनल सेटिंग में, करिकुलम्स को प्लान करने के लिए, करिकुलम्स डेवलपमेंट करने के लिए, किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए,
और रिसर्च प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हम लोग प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक को यूज करते हैं। अगर हम पार्ट को देखें तो यहाँ 3 तरह का टाइम एस्टिमेट का भी बात किया जाता है और इसी को भी बहुत बार पूछा गया है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स का बात जब कर रहे हैं, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन टू कंप्लीट द टास्क, कि जो सबसे कम शॉर्टेस्ट पॉसिबल, एकदम छोटा सा पॉसिबल ड्यूरेशन एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। लेकिन द मोस्ट रियलिस्टिक एस्टिमेट बेस्ड ऑन नॉर्मल कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशंस में जो रियलिस्टिक एस्टिमेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम का बात करें तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है एक कॉम्प्लीशन को अराइज करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल एम, कंटेंट एंड मेथड of teaching and in fact the entire process of education must be based on important aspect such as secularism, socialism and democracy। हो गया कि ये जो एजुकेशनल एम है, कंटेंट है और मेथड ऑफ टीचिंग है एंड इन फैक्ट एंटायर प्रोसेस, और अगर हम देखें तो एंटायर एजुकेशनल प्रोसेस जो है वो किसी के ऊपर बेस्ड करता है इंपोर्टेंट एस्पेक्ट सच एज सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इसी के ऊपर बेस्ड करता है। क्यों? रीजन क्या है? एजुकेशनल नीड ऑफ मॉडर्न इंडिया आर रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो एजुकेशनल नीड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बोथ ए एंड आर आर नॉट ट्रू, बोथ ए इज नॉट ट्रू, आर इज ट्रू, both A and R is true, are true, A is true but R is not true. So the answer of this question is option C, that is both A and R are true. Next, visual efficiency stands for, visual efficiency किसी के ऊपर स्टैंड करता है? ऑप्शन बेस्ड ऑन कॉग्निटिव फैक्टर, बेस्ड ऑन corrective lens, based on assistive technology, based on classroom management. So the answer of this question is option A, that is based on cognitive factor. इसी को बहुत बार स्टूडेंट्स अलग अलग आंसर दिए हैं, कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलता है, हो गया, कोई करेक्टिव लेंस बोलता है, लेकिन इसी का जो एक्चुअल आंसर है वो है बेस्ड ऑन कॉग्निटिव फैक्टर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो कि बहुत यूजफुल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए एजुकेशन सिस्टम में। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में सजेस्ट विच ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एजुकेशन आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स बेनिफिट और बाय लोअरिंग द कॉस्ट, कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ये सजेस्ट करता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसी को इंक्रीज करने के लिए एजुकेशन के थ्रू, और ये क्या करता है, आइदर बाय इंक्रीजिंग इट्स बेनिफिट, ये जो बेनिफिट्स जो है उसको इंक्रीज करता है और जो कॉस्ट है उसको लोअर करता है और प्रॉफिट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट में पॉइंट आउट द नीड फॉर चेंज इन रिसोर्स एलोकेशन इन फेवर ऑफ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन व्हिच कैन ऑफर द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, कि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ये क्या करता है कि जो नीड है चेंज का इन रिसोर्स एलोकेशन में जो हो रहा है, हो गया, वो अलग अलग तरह का एजुकेशन में क्या करता है कि जो ऑफर विच कैन प्रोवाइड हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न्स, की कैसे हाई रेट ऑफ रिटर्न्स हो पाए एजुकेशन का, उसी के ऊपर डील करता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रोवाइड ए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कि एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के लिए रिलेशन टू रिलेटिव अर्निंग ऑफ द एजुकेटेड मैन पावर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो होता है ये सजेस्ट करता है कि कैसे जो एजुकेशन का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके, और उसके लिए दो वो प्रोसेस फॉलो करता है, एक तो जो बेनिफिट है उसको इंक्रीज करता है, नहीं तो जो वो कॉस्ट है उसको लोअर करता है, जिसके कारण कि ये प्रॉफिटेबिलिटी है जो है वो एनहांस हो जाता है। अगर हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का बात करें, सीबीए का बात करें, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच जिसी को कि हम लोग जो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, पॉलिसीज, इंटरवेंशन, इसी को इवैल्यूएट करने के लिए यूज कर रहे हैं।
और एक बार सुनिए कि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है ये एक तरह का सिस्टमेटिक अप्रोच है, जिसी को कि हम लोग जो हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, जो प्रोग्राम पॉलिसी और डिफरेंट तरह का जो इंटरवेंशंस का जो इफेक्टिवनेस है, उसी को इवेलुएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। और ये जो 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 इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, और ये जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ आवर इनिशिएटिव अगेंस्ट इट्स एंटिसिपेटेड बेनिफिट अलाउइंग स्टेक होल्डर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन, कि ये किसी के साथ इन्वॉल्व रहता है, जो एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स रहता है उसी के साथ रहता है, और जो स्टेक होल्डर रहते हैं उनका जो डिसीजंस रहता है उसी के साथ ये इन्वॉल्व रहता है। ओके, अगर इसका पर्पस का बात करें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, तो ये क्या करता है कि डिटरमाइन करता है कि व्हिच एजुकेशनल प्रोग्राम्स यील्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट एट द लोएस्ट कॉस्ट, कि कौन सा एजुकेशनल प्रोग्राम ज़्यादातर क्या प्रोवाइड कर सकता है, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है लोअर कॉस्ट में। ओके, और उसके साथ साथ ये क्या करता है, इसी के थ्रू टू कंपेयर अल्टरनेटिव मेथड, जो अलग अलग मेथड है उसी को कंपेयर किया जाता है कि कैसे हम लोग वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। और उसके साथ साथ ये क्या करता है कि टू एस्टिमेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद वेरियस एजुकेशनल रिफॉर्म्स, और जो वेरियस एजुकेशनल रिफॉर्म है, इनोवेशन है, और उसी के साथ जो कॉस्ट का एसोसिएशन है उसी को ये स्टडी करता है और एस्टिमेट करता है टू प्रोजेक्ट फ्यूचर एजुकेशनल कॉस्ट एंड बेनिफिट, और उसके साथ साथ जो फ्यूचर एजुकेशनल कॉस्ट एंड बेनिफिट कितना होगा उसके ऊपर भी ये पॉइंट आउट करता है। अगर मेथड का बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको एनपीवी बोला जा रहा है, कि यहाँ हम लोग सिर्फ देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑफ बेनिफिट एंड कॉस्ट, कि अभी आज का डेट में इसका वैल्यू क्या है और कॉस्ट क्या है, तो उसी के ऊपर ये फोकस करता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको IRR बोला जा रहा है, तो इसी के थ्रू क्या किया जा रहा है, डिटरमाइनिंग द डिस्काउंट रेट दैट मेक द एनवीपी इक्वल टू 0, कि यहाँ कैसे वो कॉस्ट और बेनिफिट जो है वो 0 हो जाए। ओके, कॉस्ट और बेनिफिट इक्वल टू 0 हो जाए कैसे, उसी के ऊपर ये ध्यान देता है, हेल्पिंग टू एक्सेस द वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, ये भी एक यहाँ हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि रिलेटिव कॉस्ट ऑफ आउटकम्स जो है जिसको कि अचीव किया जाने वाला है, पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन बेनिफिट्स आर नॉट इजीली क्वांटिफाई, और ये जब हमारा बेनिफिट्स को इजीली क्वांटिफाई नहीं किया जाता है तब इसको हम लोग यूज बोलते हैं। अगर हम लोग बेनिफिट कॉस्ट रेशियो BCR का बात करें, तो ये एक तरह का रेशियो है जो कि क्या किया जा रहा है, टोटल बेनिफिट ऑफ टोटल कॉस्ट, की जितना बेनिफिट हो रहा है और जितना जो हमारा कॉस्ट है उसी का एक तरह का ये रेशियो है। नेक्स्ट, अगर इसी का बात स्टेप्स का बात करें, तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेप होता है वो जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप है उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। उसके बाद जो कॉस्ट और बेनिफिट है उसी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा कॉस्ट, किस तरह का कॉस्ट यहाँ से लगेगा और उसका बेनिफिट किस तरह से होगा। और उसके बाद हम लोग डाटा कलेक्शंस करते हैं, वो सर्वे के स्टडीज, नेशनल स्टैटिस्टिक और जो पास्ट रिसर्च है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा फ्यूचर वैल्यूज है उसको डिस्काउंट करते हैं, नेक्स्ट कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करते हैं और एक सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रेडिक्ट करते हैं। अगर कॉस्ट का बात करें एजुकेशन में, तो दो तरह का कॉस्ट देखने के लिए मिलता है, एक इंडिविजुअल प्राइवेट कॉस्ट जिसको बोला जाता है, और दूसरा वाला है इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक कॉस्ट बोला जाता है। जब हम लोग इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट का बात कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट और पेरेंट्स से किया जाता है, लेकिन जब इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक कॉस्ट का बात करते हैं तब ये गवर्नमेंट और सोसाइटी करता है। ओके, अगेन ये जो इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट जो होता है वो फिर दो तरह का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट, और इनडायरेक्ट इंडिविजुअल और प्राइवेट कॉस्ट होता है। ओके, डायरेक्ट कॉस्ट का बात करें तो जो हमारा स्कूल फीस है, एग्जामिनेशन फीस है, ट्रैवल कॉस्ट है, ओके, मील, को करिकुलर, ये सब के लिए जो हम लोग स्पेंड कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट है, साइकोलॉजिकल कॉस्ट है, ओके, उसी को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक कॉस्ट को भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, फिजिकल एंड फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिजिकल एंड फिक्स्ड कॉस्ट का बात जब किया जा रहा है तो ये तो कुछ नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का फिर दो तरह से डिवाइड किया गया है, रिकरिंग कॉस्ट एंड नॉन रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग कॉस्ट में आ जा रहा है हमारा स्टाफ का सैलरी, स्टेशनरी आइटम्स,
परचेज ऑफ आइटम, हो गया। नॉन रिकरिंग कॉस्ट में आ रहा है बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारे के सारी चीज़ आ रहा है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एक साइड में आपको मिलेगा मॉडल ऑफ इंक्लूजन और दूसरा साइड में उसका एट्रीब्यूट्स। जो मॉडल ऑफ इंक्लूजन फर्स्ट जो दिए थे डेविड फरेट, वेस्टबर्ग एंड स्टेमियर, कैनी एंड कुक, टेलर एंड टाबा। जो एट्रीब्यूट्स है, करिकुलम्स इज ए प्लान और कंट्रोल कंडीशन अंडर व्हिच स्टूडेंट लर्न। Curriculum is the strategy for achieving desired goal and curriculum is a set of providing learning opportunities to achieve the objective. Curriculum is an organized set of formal educational and or training intentions. Answer of this question is option D, that is David Fred's attributes is curriculum is an organized set of formal educational एंड और ट्रेनिंग इंटेंशंस कि इनके हिसाब से ये करिकुलम्स जो है क्या है कि ये एक तरह का फॉर्मल्स और ऑर्गेनाइज सेट ऑफ फॉर्मल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंटेंशन। जब हम लोग वेस्टबर्ग एंड स्टेमियर का बात कर रहे हैं तब उनके हिसाब से ये करिकुलम्स जो है ये एक तरह का सेट है ऑफ प्रोवाइडिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रोवाइड किया जा रहा है लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, उसी के ऊपर ये फोकस किए थे। और कैनी और कुक का बात करें तो इनके हिसाब से करिकुलम्स एक क्या है, एक प्लान एंड कंट्रोल कंडीशंस जिसके अंदर के हम लोग जब जिसके अंदर के एक स्टूडेंट्स लर्न कर रहा है। और हिल्डा टाबा का बात करें, हिल्डा टाबा और टेलर का बात करें तो ये लोग एम्फासाइज किए थे करिकुलम्स जो है ये एक तरह का स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू के जो डिजायर्ड गोल और जो एंड है उसी को अचीव किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज प्रोपोज्ड बाय डेंग एंड लुक। डेंग एंड लुक एक बहुत अच्छे, ये दोनों आज एक अच्छे वाला थ्योरी का डेवलप किए थे और ये दोनों चाइनीज से थे। हो गया, तो डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल, डिसिप्लिनरी प्रोसीजरल एक्सपीरियंशियल, डिसिप्लिनरी फैक्चुअल एक्सपीरियंशियल, प्रोसीजरल मेटाकॉग्निटिव एक्सपीरियंशियल। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज डिसिप्लिनरी प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल। सी, कि जब हम लोग डेंग सिपोंग्स का बात करें तो ये आर्किटेक्ट इनको माना जाता है, डेंग को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना माना जाता है क्योंकि डेंग जो थे वो बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में लेकर आए और चाइना को ग्लोबल मार्केट के लिए एक रास्ता खोले थे जहाँ की बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना में हुआ था। और ये इंट्रोड्यूस किए थे एजुकेशनल रिफॉर्म्स को जो कि प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर ध्यान दे रहा था, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दे रहा था। और इसके लिए सिर्फ ये डेंग का जो ये कंट्रीब्यूशन है इसके लिए सिर्फ आप आज चाइना को इसी स्टेज में दिख पा रहे हैं क्योंकि ये एम्फासाइज की किसी के ऊपर प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर प्रैक्टिकल स्किल के ऊपर जब एम्फासाइज की तब चाइना में स्किल्ड वर्कर का जो तादाद वो बढ़ने लगा, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर ध्यान दिए। हो गया, और ये सब चीज़ जब किए तब बाहर से जो मल्टीनेशनल एमएनसी जो है वो क्या किए अट्रैक्ट हुए और वहाँ गए, उनको इजीली बहुत ही कम रेट में जो स्किल वर्कर मिल गए, मॉडर्न इक्विपमेंट उनको मिल गया, उसके बाद वो वहाँ ग्रो करने लगे। हो गया, इससे चाइनीज का जो डेवलपमेंट जो रास्ता है मॉडर्न डेवलपमेंट में, ये डेंग्स का जो रोल है वो एक आर्किटेक्चर की तरह है। हो गया, अगर इनका फोकस है तो देखिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस कर रहे थे और सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे थे। ये डेंग्स जो थे उनका जो डेवलपमेंट था वो है डेंग सिपोंग थ्योरी, जिसको कि जहाँ की क्या किया गया है कि जो मार्क्सिज्म्स का जो प्रैक्टिकल इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसी को वो इंटीग्रेट किए थे और जो वोकेशनल एजुकेशन जो है उसी को एडवोकेट किए थे और जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसी को भी ये एड्रेस किए थे। अगर ल्यूक का बात किया जाए तो ये भी एक वेल नोन पर्सन है, उनका जो क्रिटिकल लिटरेसी और करिकुलम्स थ्योरी जो है जो कि सोशल जस्टिस के ऊपर ज़्यादा करके फोकस किया था वो भी बहुत फेमस है और वो भी चाइना को आगे लेकर गया है। ये एडवोकेट किए थे जो सोशली इंक्लूसिव करिकुलम्स जो है वो बनाए थे जहाँ की जो डाइवर्स एजुकेशनल नीड है, स्टूडेंट्स का नीड है, उसी को वो एड्रेस कर पाए थे। इनका जो फोकस था वो है क्रिटिकल लिटरेसी, सोशल जस्टिस इन एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, इसी के ऊपर ये ज़्यादातर ध्यान दे रहे थे। और ये जो क्रिटिकल पेडागॉजी है वो ट्रेडिशनल पावर डायनामिक्स को चैलेंज करते हुए वो उसको डेवलप किए थे और ये मल्टी लिटरेसीज और प्रोमोटिंग डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन
अंडरस्टैंडिंग, उसी के ऊपर ये फोकस कर रहे थे। अगर हम लोग इनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज का बात करें तो 3 तरह का नॉलेज के बारे में ये बोल रहे थे। डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन, डिसिप्लिनरी नॉलेज इसको बोला जा रहा है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शन, प्रैक्टिकल नॉलेज, एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन और एक्सपीरियंशियल नॉलेज किया जा रहा है। ये डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्शन का बात जब किया जा रहा है तब ये एम्फासाइज कर रहा है वो सारे के सारे नॉलेज के ऊपर जो कि एकेडमिक डिसिप्लिन को फोकस कर रहा है, फैक्ट, कॉन्सेप्ट और मेथड के ऊपर ज़्यादातर एम्फासाइज कर रहा है। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्शंस का बात जब कर रहे हैं तो ये एक तरह का प्रोसीजरल नॉलेज है जहाँ की क्या किया जा रहा है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस जो है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो नॉलेज को किया जा रहा है उसी के ऊपर ये एम्फासाइज कर रहा है। एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्शन का बात करें तो ये लिंक कर रहा है जो नॉलेज जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, जो हमारा डायरेक्ट एंगेजमेंट है, रिफ्लेक्शन है एक्सपीरियंस के ऊपर, इसी के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। लिस्ट 1 में है फीडबैक, कॉम्पिटेंसी सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशंस, 360 डिग्री रिव्यू। दूसरा साइड में है सैंपल ऑफ वर्क फॉर असेसमेंट, रिलेबिलिटी ऑफ रेटिंग फ्रॉम कॉलिग मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड एक्सेप्टेबल, मल्टीपल इन्फॉर्मेंट, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। So the answer of this question is option A, that is feedback is related to formative and summative, absolutely correct. Competency sampling is related to sample to work, sample of work for assessment, ये भी सही है। Observations किसी के साथ related है, reliability of rating from colleague must be consistent and acceptable, इसको ऑब्जर्वेशन बोला जा रहा है। और 365 रिव्यू का बात जब करें तब ये बात कर रहा है मल्टीपल इन्फॉर्मेंट। नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ये डेफिनेशन और ये कोट किसी का है? पिट्सबर्ग, स्किनर, पिल, क्रो एंड क्रो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज पिल। पिल क्या बोले थे? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। साइंस ऑफ एजुकेशन कौन बोला था? एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो है पिल। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी फेमस कोट ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। फर्स्ट तो आता है हमारा फील का ही, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। कि स्किनर जो थे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइकोलॉजी का एक ब्रांच बता रहे थे जो कि टीचिंग लर्निंग को डील करता है। स्किनर का हिसाब से ये साइकोलॉजी का, एजुकेशनल साइकोलॉजी का डेफिनेशन। क्रो एंड क्रो का बात करें तो इनके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। कि इनके हिसाब से ये एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जो कि एक बंदा उसका जन्म से लेकर ओल्ड एज तक गेन कर रहा है, उसी को ये स्टडी करता है और डील करता है। और उसके बाद कोलेंसनिक की बात करें तो इनके हिसाब से ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब इनके हिसाब से क्या है कि वो सारे के सारे थ्योरीज एंड फाइंडिंग्स जो कि साइकोलॉजी में है उसी को जब हम लोग एजुकेशन में यूज कर रहे हैं तो उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बना जा रहा है। स्टेफन उनके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये एक तरह का सिस्टमेटिक स्टडी है, ओके, स्टडी है यहाँ जहाँ के हम क्या कर रहे हैं कि एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड को स्टडी किया जा रहा है। ट्रू का बात करें तो इनके हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। कि एक एजुकेशनल सिचुएशन में जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसी को स्टडी करना एजुकेशनल साइकोलॉजी है। जत का बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइफ स्टेज in the development of an individual from birth until death। और स्ट्रेन बोले थे एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट studies behavior in educational setting। So these are some of the very famous definition or quote from different psychologists and which has been asking in different examinations repeatedly, so be remember। Next, the situation when score of two variable tend to move in opposite direction, the type of correlation is termed as positive correlation, negative correlation, rank correlation, zero correlation। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेगेटिव कोरिलेशन। ऑब्वियसली जब ऑपोजिट में जाएगा तो कुछ रिलेशनशिप नहीं होगा, ओके। सी दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कोरिलेशंस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रिलेशंस। कि यहाँ क्या होता है, रिलेशनशिप्स जो दो वेरिएबल्स का वो इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है। मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा, ओके। एक तरह का एक ऑपोजिट रिलेशनशिप यहाँ देखने के लिए मिलता है, जो इंक्रीज हो रहा है दूसरा वाला डिक्रीज होगा,
दूसरा वाला डिक्रीज होने से दूसरा वाला इंक्रीज होगा। हो गया। अगर एग्जाम्पल को अगर हम देखिए, आज स्टूडेंट अटेंडेंस इंक्रीज, एकेडमिक परफॉर्मेंस टेंड टू इंप्रूव। नो, सी पॉजिटिव आई एम सेइंग अबाउट नेगेटिव, बट इन पॉजिटिव कोरिलेशन, सॉरी फॉर दिस, पॉजिटिव कोरिलेशंस की दोनों साइड, दोनों एक साथ जाएगा कि जब एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, जब दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो पहला वेरिएबल क्या करेगा, वो भी डिक्रीज करेगा। हो गया। इसी को हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट का जब अटेंडेंस बढ़ रहा है तब उसका एकेडमिक अचीवमेंट इंप्रूव हो रहा है, तो ये इसी को पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है। तो नेगेटिव कोरिलेशन है किसी को ऑपोजिट। हो गया, जहाँ की एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला कम हो रहा है। हो गया। तो इस तरह का जो रिलेशन है उसी को नेगेटिव कोरिलेशन से बोल रहे हैं कि जब हम लोग, जब एग्जांपल की तरह देखिए, एक क्लास साइज जब इंक्रीज हो रहा है तब वो जो एंगेजमेंट है, स्टूडेंट एंगेजमेंट, वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर जीरो कोरिलेशन का बात करें तो ये जो दो वेरिएबल्स मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, उस तरह का जो रिलेशनशिप है उसी को हम लोग जीरो कोरिलेशन बोलते हैं। नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ होमवर्क एंड द स्टूडेंट सोच साइज। कि अगर हम लोग स्टूडेंट का सोच साइज को दिखे कि उसका होमवर्क के साथ रिलेशन, तो कुछ नहीं निकलेगा, तो यहाँ इसी को जीरो कोरिलेशन बोलेगा। परफेक्ट कोरिलेशन का बात करें तो ये एक तरह का थियोरेटिकल रिलेशनशिप है जहाँ की परफेक्टली रिलेटेड हो रहा है एक दूसरे से। इन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस, ये फिर परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव भी होता है। इफ स्टडी टाइम इंक्रीज 1 आवर, ग्रेड इंक्रीज ए फिक्स्ड अमाउंट। हो गया कि जब हम लोग 1 आवर को स्टडी टाइम इंक्रीज कर दे रहा है तो उसी हिसाब से उसका ग्रेड निकल रहा है, तो उसी को हम लोग परफेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। अगर वो जो वेरिएबल्स है उसी को अगर बेस करके अगर हम बात करें तो ये कोरिलेशंस को सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन करके डिवाइड किया गया है। जब सिंपल कोरिलेशन का बात करें तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो वेरिएबल्स के अंदर जब रिलेशनशिप दिख रहे हैं तो उसी को सिंपल कोरिलेशन बोल रहे हैं। जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग द कोरिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट मोटिवेशन एंड टेस्ट स्कोर, जब हम लोग स्टूडेंट का मोटिवेशन एंड टेस्ट स्कोर के ऊपर रिलेशनशिप देख रहे हैं और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसको सिंपल कोरिलेशन बोला जा रहा है। मल्टीपल कोरिलेशन मतलब जहाँ की हम लोग जो examine the relationship between one dependent variable and two or more independent, जहां एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम देख रहे हैं तो उसी को मल्टीपल कोरिलेशन बोल रहे हैं। ओके, जब हम लोग देख रहे हैं स्टडिंग हाउ क्लास साइज, टीचिंग मेथड एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट कलेक्टिवली इंपैक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। देखिए यह जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का बात कर रहे हैं क्लास साइज, टीचिंग मेथड, स्टूडेंट एंगेजमेंट। हो गया, ये सब ये तीनों का जो कलेक्टिव रिलेशनशिप क्या है स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, तो इसी को जब हम लोग देख रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल कोरिलेशन बोल रहे हैं। पार्शियल कोरिलेशन का बात जब किया जा रहा है तो ये एक तरह का कोरिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल व्हाइल कंट्रोलिंग फॉर वन और मोर एडिशनल वेरिएबल। कि देखिए कि जब हमको वो तीन को चीज हम यहाँ दिख रहे हैं लेकिन हम लोग दो का जो रिलेशनशिप है उसी को दिख रहे हैं और एक को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पार्शियल कोरिलेशनशिप बोल रहे हैं। एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंटियल इन्वॉल्वमेंट एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस व्हाइल कंट्रोलिंग द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कि जब हम लोग जो रिलेशनशिप देख रहे हैं पेरेंटियल इन्वॉल्वमेंट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर, और हम लोग यहाँ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस तरह का जो रिलेशनशिप जब आ रहा है तो उसको पार्शियल कोरिलेशनशिप बोला जा रहा है। ओके, और ठीक ऐसे जो हमारा जो रिलेशनशिप का जो सेप है उसके हिसाब से कोरिलेशन को दो कैटेगराइज में कैटेगराइज किया है। एक लीनियर कोरिलेशन, दूसरा वाला है कर्विलिनियस कोरिलेशनशिप। और लीनियर कोरिलेशनशिप का जब बात कर रहे हैं, जब हमारा रिलेशनशिप एकदम स्ट्रेट जा रहा है, हो गया, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लीनियर कोरिलेशन बोल रहे हैं। और इसका अगर एग्जांपल को देखिए तो द रिलेशनशिप बिटवीन आवर स्टडीज एंड एग्जाम स्कोर इज लीनियर इफ एवरी एडिशनल आवर स्टडीड कंसिस्टेंटली राइजिंग स्कोर बाय ए फिक्स्ड अमाउंट। कि देखिए जब कंटिन्यूअसली ज्यादा टाइम पढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसी का अचीवमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसी को हम लोग लीनियर कोरिलेशन बोल रहे हैं। जब हम लोग कर्विलिनियर का बात करते हैं तो ये इसी को नॉन लीनियर रिलेशनशिप और नॉन लीनियर कोरिलेशन भी बोला जाता है। कि यहाँ जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखने के लिए मिलता है, ऊपर नीचे दिखने के लिए मिलता है।
नेक्स्ट अगर हम लोग टाइप्स का बात करें तो हमको और 5 तरह का कोरिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलता है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसको कि आर से हम लोग जानते हैं, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन जिसको कि हम लोग पी इस तरह का एक सिंबल से जानते हैं, कैंडल्स टो जिसको इस तरह का एक सिंबल से जानते हैं, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन आरपीपी उसको बोला जाता है, और क्रैमर्स भी जिसको बोलते हैं, ये भी एक तरह का कोरिलेशन है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमको ये पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस कोरिलेशन और पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है एजुकेशन फील्ड में। अगर पियर्सन कोरिलेशन का बात करें तो ये एक तरह का कोरिलेशनशिप जहाँ के हम लोग लीनियर रिलेशनशिप कितना है दो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के अंदर, तो उसी को हम लोग इसी के थ्रू क्या करते हैं कि ये मेजर करते हैं। और यहाँ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसी को हम लोग एज्यूम ही कर लेते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। अगर एग्जांपल का बात करें, जब हम लोग दिख रहे हैं हाइट और वेट का रिलेशनशिप, ओके, तो तब हम लोग पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन और पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन को यूज करते हैं। अगर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का बात करें तो ये एक तरह का नॉन पैरामीट्रिक मेजर है जहाँ की एक ऑर्डिनल स्केल में डाटा रहता है, और यहाँ नॉन लीनियर रिलेशनशिप को क्या किया जाता है, एक ऑर्डिनल्स में रहता है और दूसरा वाला रैंक में रहता है, ओके। और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। जब हम लोग स्टूडेंट का जो रैंक है उसी को क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स रैंक इन कंपटीशन एंड देयर स्कोर, कि जो स्टूडेंट का जो रैंक है और उसका जो कंपटीशन का जो स्कोर है उसी का अंदर जब रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं तब उसको हम लोग स्पीयरमैन रैंक को रिलेशन बोल रहे हैं। कैंडल्स का बात करें तो कैंडल्स का जो है ये एक तरह का नॉन पैरामीट्रिक मेजर है जिसको कि स्मॉलर सैंपल साइज जब रहता है तब हम लोग इसी को यूज करते हैं। और ये जो एसोसिएशन है टू रैंक्ड वेरिएबल में, ओके, टू जो रैंक वेरिएबल है ऑर्डिनल वेरिएबल है उसी के अंदर जब डाटा है तो उसी के थ्रू जब डाटा है तब हम लोग कैंडल का यूज करते हैं। जब हम लोग रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं टू रैंक परफॉर्मेंस एमंग स्टूडेंट तब हम लोग कैंडल यूज करते हैं। पॉइंट बाय सीरियल की बात करें तो यहाँ जो रिलेशनशिप है एक डाइकोटोमस और दूसरा वाला जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है उसी का अंदर क्या रिलेशनशिप है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं, ओके। अगर हम लोग क्रैमर्स का बात करें तो यहाँ जो टू नॉमिनल्स वेरिएबल्स के में जो डाटा जब रहता है तब उनके अंदर जब रिलेशनशिप हम लोग दिखते हैं तब हम लोग क्रैमर्स को यूज करते हैं, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिक्वायर्स सर्टेन टाइम एस्टिमेट व्हिच इंक्लूड बेसिक ऑप्टिमिस्टिक टाइम O, most likely M, and pessimistic type P for the completion of an activity. This can be done by which formula of the following? So the answer of this question is option A, that is T equal to optimistic time plus 4 most likely time plus pessimistic time by 6. Next, who said one good mother is worth 100 schoolmaster? Option Judge Herbert Splummer, Thomas Alva Edison, John Amos Comenius, Friedrich Wilhelm August Froebel. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज जज हर्बर्ट फ्लेमर। तो इनके हिसाब से वन गुड मदर इज वर्थ ए 100 स्कूल मास्टर, ओके। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय जज हर्बर्ट प्लमर। अगर हम लोग देखिए कुछ फेमस कोट जिसको कि पूछा जा रहा है तो सोक्रेटिस पहले बोले थे एजुकेशन इज द काइंड किंडलिंग ऑफ ए फ्लेम नॉट द फीलिंग ऑफ ए वेसल, ओके। ये किसका स्टेटमेंट था? ये सोक्रेटिस का स्टेटमेंट था कि एजुकेशन जो है ये किंडलिंग्स, एक फ्लेम्स को किंडलिंग हम लोग यहाँ करते हैं, ना कि एक वेसल को हम लोग फील करते हैं। ये सोक्रेटिस का लैंग्वेज था। नेक्स्ट, द गोल ऑफ एजुकेशन इज द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड द डिसेमिनेशन ऑफ ट्रूथ, कि ये जॉन एफ कैंडी बोले थे कि उनके हिसाब से ये एजुकेशन का जो गोल है क्या करना है, नॉलेज को एडवांस करना और जो ट्रूथ है उसको डिसेमिनेट करना। नेक्स्ट, W.B. येट जो है एक फेमस फिलोसोफर, वो बोले थे एजुकेशन इज नॉट द फीलिंग ऑफ ए फट बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर, हो गया कि एजुकेशन एक फट में कुछ फील करना नहीं रहता, कि ना कि एक फायर को लाइटिंग करना रहता है। वो एट एक तरह से देखिए तो हम लोग सोक्रेटिस और एट का जो मेंटालिटी है वो सेम लगता है, क्योंकि वो भी बोलते हैं कि वो एक फ्लेम्स को कैंडलिंग करना है एजुकेशन, ना कि कोई वेसल को फील करना। उसका अपोजिट मतलब अलग तरह से W.B. येट बोले कि नहीं, एजुकेशन जो है वो पार्ट को फील करना नहीं होता है, वो एक फायर को लाइटिंग करना ही
एजुकेशन है। ओके, नेक्स्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन का बात करें तो टेल मी एंड आई फॉरगॉट, टीच मी आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक स्टेटमेंट था। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो लिव आज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न आज इफ यू वेयर टू लिव फॉरएवर। हो गया, ये महात्मा गांधी का कितना अच्छा एक स्टेटमेंट देखिए, लाइफ लिव आज इफ यू वेयर टू डाई टुमारो, लर्न आज इफ यू वेयर टू लिव फॉरएवर। हो गया, कि आप अगर काल मरना चाहते हैं तो आपको आज जी लेना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉरएवर के लिए जिंदा रहूंगा तो आपको लर्न करना चाहिए। नेक्स्ट कार्ल रोगल का एक स्टेटमेंट है, द ओनली पर्सन हु इज एजुकेटेड इज द वन हु हैज लर्न हाउ टू लर्न एंड चेंज। कि देखिए कार्ल रोगल का कितना अच्छा बात है कि ये एक ही पर्सन वो है एजुकेटेड है जो कि क्या करता है, द वन हु हैज लर्न हाउ टू लर्न एंड चेंज, कि कैसे लर्न करना चाहिए और कैसे चेंज होना चाहिए, उसी के ऊपर जो ध्यान देता है उसको हम लोग कार्ल रोगल बोलते हैं। नेक्स्ट रूसवेल्ट का बात करें तो उनका एक स्टेटमेंट है, द टू एजुकेट ए मैन इन माइंड एंड नॉट इन मोरल इज टू एजुकेट ए मैनक टू सोसाइटी। हो गया, जॉन डीवे का एक अनदर स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। इसको बहुत बार पूछा गया है। मच एजुकेशन टुडे इज मोन्यूमेंटली इनइफेक्टिव, ऑल टू ऑफ्टन वी आर गिविंग यंग पीपल cut flower when we should be teaching them to grow their own plant। ये गार्डनर का एक स्टेटमेंट है। जज इवेंट्स, एवरी स्टूडेंट कैन लर्न जस्ट नॉट ऑन सेम डे और द सेम वे। ओके, नेक्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर जो थे वो बोल रहे थे, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन। लुइस का बात करें, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज आज यूजफुल आज इट इज सिम रेदर टू मेक मैन ए मोर क्लेवर डेविल्स। Okay, so the next question is, supporting parents of student with physical health disabilities should include all the following teacher responses except limit the use of educational jargon, provide very details medical information to parent, meet with parent prior to a larger meeting, encourage parent to find respect care for their son and daughter। So the answer of this question is option B, that is provide very details medical information to the parents। ये नहीं होना चाहिए। Next, statement 1, policy implementation sometimes face problem। Statement 2, evaluation of policy can be made through research and modification of policy will make the policy more acceptable। Option both statement 1 and 2 are true and R2 is the cause of 1। Only statement 1 is true, only statement 2 is true, both statement 1 and 2 is true but 2 is not the cause of 1। So the answer of this question is option D, that is ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक का दूसरा रीजन नहीं है। नेक्स्ट मैच द कॉलम, रिसेप्शन, एक्सपेक्टेंसी, सेमेंटिक एनकोडिंग, रिट्रीवल्स एंड जनरलाइजेशन। दूसरा वाला साइड में है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, गेनिंग अटेंशन, एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, इन्फॉर्मिंग लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। So the answer of this question is option A, that is 2, 4, 1, 3। It means reception means receptions equal to gaining attention। Absolutely, it's right। Expectancy, informing larger learner of the objective, ये भी सही है। सेमेंटिक एनकोडिंग जो कि प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस, इसके साथ ये रिलेटिव है। रिट्रीव एंड जनरलाइजेशन ये किसी के साथ है कि एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Which of the following approaches to curriculum objective provide scope for meeting self-actualization needs? Option humanistic aesthetic approach, system managerial approach, intellectual academic approach, behavioral relational approach। So answer of this question is option A, that is humanistic aesthetic approach। Obviously जब हम लोग self actualization का बात कर रहे हैं तो मास्लो का बारे में बोलते हैं, और मास्लो का जब हम लोग सुन रहे हैं तो ये humanistic approach के अंदर ही आते हैं। See, these are some of the approaches of education like behavioral, managerial, systems, academic, reconceptualize, humanistic approach। ओके, तो जब हम लोग behavioral approach का बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर फोकस करता है जो behavior जो कि चेंज होता रहता है। ओके, आज रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, अगर इसका behavioral approach का जो की फीचर है उसको अगर हम देखिए तो ये एम्फसाइज करता है
जो मेजरेबल आउटकम है उसी के ऊपर, और उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इंस्ट्रक्शन को गाइड करने के लिए उसी के ऊपर फोकस करता है। एफिशिएंसी इन टीचिंग के ऊपर फोकस करता है। जब मैनेजरियल अप्रोच को हम लोग दिखते हैं तो ये एम्फासाइज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ करिकुलम एंड डेवलपमेंट, तो ये ज़्यादा करके वो करिकुलम डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए उसके ऊपर ही ध्यान देता है। और इसका जो की फीचर है वो सिस्टमेटिक प्लानिंग रहता है, इम्प्लीमेंटेशन रहता है, रिसोर्स एलोकेशन रहता है, ओके, और जो करिकुलम इफेक्टिवनेस का इवेल्यूशन किया जाता है। सिस्टम अप्रोच का बात जब करते हैं तो अब ये क्या करता है, व्यूज करिकुलम एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम, कि करिकुलम्स को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के हिसाब से लिया जाता है, जहाँ की ये बहुत सारे कंपोनेंट्स को इंटरेक्ट किया जाता है। और ये जो है ये फोकस करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम्स एलिमेंट, ये करिकुलम्स एलिमेंट के ऊपर ये इंटर रिलेशनशिप दिखता है। और कोहेरेंस एंड अलाइनमेंट एवं कोल कंटेंट मेथड एंड असेसमेंट के ऊपर ये ज़्यादातर ध्यान देता है। एकेडमिक एप्लीकेशन अप्रोच का बात करें तो ये सेंटर अराउंड मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड एकेडमिक कंटेंट के ऊपर ये ध्यान देता है। और ये एम्फासाइज करता है जो ट्रेडिशनल एकेडमिक डिसिप्लिन के ऊपर और फाउंडेशनल नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर ये ध्यान देता है। रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन अप्रोच का बात करें तो ये जो चैलेंजेस है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ करिकुलम्स में उसी को ऊपर एम्फासाइज करता है, और जो क्रिटिकल थिंकिंग सोशल जस्टिस है उसी को ये फोकस करता है। और ये लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन कैसे हो पाए, इंक्लूसिव इंटीग्रेशन, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को कैसे किया जा सके, हो गया, और जो रियल वर्ल्ड इशूज है उसी को कैसे रिलीवेंस बना जा सके उसी के ऊपर ये फोकस करता है। जब हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का बात करते हैं तब ये जो पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हो गया, इसी के ऊपर ये फोकस करता है कि कैसे एक आदमी का होल डेवलपमेंट हो सके। और एक ये फोकस करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस के ऊपर, और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर ही ध्यान देता है। जो वैल्यूज है इमोशनल वेलबींग का एजुकेशन में उसी के ऊपर ये ध्यान देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आईसीटी कैन प्रोवाइड ए डायनामिक एंड प्रोएक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। रीजन है ICT is a tool which can be measured by anyone. So the answer of this question is option C, that is A is true but R is false. Which of one of statement from the following is incorrect for defining portfolio? कि portfolio के लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो a collection of student work that can exhibit a student's effort and progress, exhibit the outcome of a student performance, multiple examples and technique used to assess progress. So the answer of this question is all of the above. अगर हम लोग पोर्टफोलियो का बात करें तो ये पोर्टफोलियो क्या है, ये एक पर्पसफुल कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क है, जहाँ की हम लोग ओवर द टाइम्स जो स्टूडेंट्स जितना भी काम किया है उसका जो अचीवमेंट है, उसका जो स्किल जो है उसका जो लर्निंग डेमोन्स्ट्रेशन है, वो सब कुछ वहाँ इंडिकेट किया जाता है। और ये शोकेस है, एक तरह का शोकेस है, जहाँ की स्टूडेंट्स का एफर्ट्स है और उसका जो प्रोग्रेस है, एंड कैन इंक्लूड्स वेरियस मटेरियल, और उसके साथ साथ बहुत सारे मटेरियल जैसे कि प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके, और अलग तरह का जो एविडेंस ऑफ लर्निंग है उसी को इंटीग्रेट किया जाता है। जब हम लोग पोर्टफोलियो का टाइप्स का बात करते हैं तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोसेस पोर्टफोलियो, वर्किंग पोर्टफोलियो, डिस्प्ले पोर्टफोलियो, असेसमेंट पोर्टफोलियो, ऐसे बहुत सारे तरह का हम लोग को पोर्टफोलियो मिलता है। जब हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तब यहाँ समेटिव असेसमेंट का बात किया जाता है, और जो बेस्ट वर्क जो है उसी को यहाँ शो ऑफ किया जाता है। जब प्रोसेस का बात करें तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर दिया जाता है, और ये जो डॉक्यूमेंट का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम है उसी के ऊपर ही ज़्यादा कर ध्यान देता है। ओके, वर्किंग पोर्टफोलियो मतलब ये एक तरह का कंटेंट वर्क इन प्रोग्रेस, जहाँ की हम लोग ऑनगोइंग असेसमेंट करते हैं। प्रोसेस असेसमेंट और जो वर्किंग असेसमेंट है वो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो ये जो डॉक्यूमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम उसी के ऊपर जब बात करते हैं तब प्रोसेस बनता है, लेकिन जब एक चाइल्ड का ऑनगोइंग प्रोसेस का जो पोर्टफोलियो बनाते हैं तब वर्किंग बोलते हैं। डिस्प्ले पोर्टफोलियो का बात करें तो ये एक तरह का शोकेस है जो कि जहाँ की हम लोग प्रेजेंट करते हैं पर्पस को और एग्जिबिट करते हैं जो बेस्ट वर्क है एक चाइल्ड का, उसी को। असेसमेंट पोर्टफोलियो का बात करते हैं, दिस आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड, कि यह एक एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड का के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग एक चाइल्ड का परफॉर्मेंस को। अगर एडवांटेजेस का बात करें तो ये पोर्टफोलियो जो है ये स्टूडेंट को एक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ सेल्फ असेसमेंट कर पाता है एक बच्चा, और ये एक होलिस्टिक व्यू देता है एक चाइल्ड का बारे में, एक क्रिएटिव एक्सप्रेशंस और इंडिविजुअलिटी के ऊपर ये फोकस करता है, और जो फ्यूचर्स रेफरेंस के लिए ये एक तरह का रिकॉर्ड का जैसे काम करता है।
अगर नेक्स्ट हम देखिए तो क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग हाइपोथेसाइजेस दैट मैन इज डैश अरेंज इन ऑर्डर, rational, self-centered, social, constructive, forward moving. The answer of this question is B, that is rational, socialized, constructive, and forward moving. Okay, match the columns. Next, there are some type of variable and their meaning. Intervening variables, moderator variable, extraneous variable, confounding variable. Option है a variable that change the relationship between other variable, a variable that may compete with independent variable, a variable that occur between two other variable in a causal chain, an extraneous variable that was not controlled. So the answer of this question is option A, that is a intervening variable means option A, that is a variable that occur between two other variable in a causal chain. कि हम लोग को वो वेरिएबल को इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलेंगे, जो कि क्या करता है कि दो वेरिएबल्स जो हैं एक कैजुअल चेन में, उसी के कारण वो बनता है और उसी को अफेक्ट करता है. जब मॉडरेटर वेरिएबल का बात करते हैं तब ये एक तरह का वेरिएबल है दैट चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन अदर वेरिएबल, जो कि अलग अलग वेरिएबल्स से वो क्या होता है, चेंजेस होता रहता है रिलेशनशिप उसका. एक्सटर्नियस वेरिएबल्स का बात जब कर रहे हैं तो ये एक तरह का वेरिएबल है दैट में कम्पीट विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के साथ कम्पीट करता रहता है. कंफाउंडिंग वेरिएबल का बात जब करते हैं तो ये एक तरह का एक्सटर्नियस वेरिएबल है जो कि जिसी को कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. सी these are some of the variables which are used in research and continuously asking question from here. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का बात जब कर रहे हैं कि वो वेरिएबल जिसको कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं और चेंज कर पाते हैं ताकि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इफेक्ट है अनदर वेरिएबल के ऊपर, उसी को हम लोग टिक सकते हैं, उसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल्स मतलब वो आउटकम्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कुछ अल्टरेशन, कुछ चेंजेस करने के कारण देखने के लिए मिल रहा है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. एक्सटर्नियस वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल्स नॉट ऑफ प्राइमरी इंटरेस्ट, कि वो प्राइमरी इंटरेस्ट का नहीं है लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है उसको एफर्ट कर रहा है अगर हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. कंपाउंडिंग वेरिएबल जो है वो एक तरह का एक्सटर्नियस वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है दैट वेरीज अलोंग विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पोटेंशियली लीडिंग टू एरनियस कंक्लूजन्स. लेकिन ये भी क्या करता है कि एक अलग तरह का जो कंक्लूजन्स है वो ड्रा करवाता है रिसर्चर से. इंटरवेनिंग वेरिएबल्स का बात जब कर रहे हैं तो ये एक तरह का वेरिएबल है दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बाय एक्टिंग एज ए मीडिएटर. ओके, कि वो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर जो रिलेशनशिप है उसी को इफेक्ट करता है एक मीडिएटर का जैसे काम करके. मॉडरेटर वेरिएबल का बात जब कर रहे हैं ये एक तरह का वेरिएबल है जो कि एक स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को, उसी को इफेक्ट करता है. कैटेगरिकल वेरिएबल का बात करें तो वेरिएबल्स जो कि डिफरेंट कैटेगरीज जो कि नॉमिनल्स में और ऑर्डिनल्स में रहते हैं उसको हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल बोलते हैं. कंटिन्यूअस वेरिएबल का बात करें तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल वेरिएबल है दैट कैन टेक एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज, की एक गिवन रेंज में एक इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज को ये क्या करता है, कैटेगराइज करता है. क्वांटिटेटिव वेरिएबल जहाँ की हम लोग वेरिएबल को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल जहाँ की हम जिसको कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं. नेक्स्ट मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, थ्री डायमेंशनल क्रेडिट मॉडल, ट्रांजिशनल लीडरशिप, कंटीजेंसी मॉडल. ऑप्शन में है रिडेंस, ब्लैक एंड मोटन्स, बर्न्स मॉडल्स, फ्लेडियर मॉडल. तो फेडर मॉडल्स. तो आंसर इज पी, दैट इज मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मोटन. थ्री डायमेंशनल थ्योरी रिडेंस, ट्रांजिशनल थ्योरी फेडर्स, और जो कंटीजेंसी लीडरशिप थ्योरी वही है हमारा बर्न्स, और इसको हम लोग को अलग अलग नाम भी है जिसको कि कंटीजेंसी थ्योरी को डेवलप किए थे. अगर हम लोग मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी का बात करें तो इसको ब्लैक मोटन ग्रिड थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसी को जो रॉबर्ट ब्लैक एंड जेम्स मोटन्स जो है वो 1960 की तरफ इसको डेवलप किए थे. और यहाँ दो डायमेंशंस देखने के लिए मिलता है, एक कंसर्न फॉर पीपल्स एंड अनदर वन कंसर्न फॉर पॉपुलर प्रोडक्शन. और ये कंसर्न फॉर पीपल जो है यहाँ एक लीडर की कितना दूर तक वो केयर कर रहा है, ओके, उसका जो टीममेट्स है उनका जो नीड, इंटरेस्ट, ग्रोथ है उसको कितना दूर तक केयर कर रहा है. और कंसर्न्स फॉर प्रोडक्शंस का बात जब कर रहा है एक तरह का डायमेंशंस है जो कि एक लीडर कितना दूर तक वो एम्फसाइज कर पा रहा है एफिशिएंसी और हाई प्रोडक्टिविटी के ऊपर. ओके, अगर मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी को देखिए तो यहाँ 9 पॉइंट स्केल को यूज किया गया था
और वो 9 पॉइंट स्केल के जो डाटा है उसी के हिसाब से यहाँ जो लीडरशिप स्टाइल है उसी को प्रोवाइड किया गया है। तो देखिए ये है लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल क्रेडिट थ्योरी। कि यहाँ अगर देखिए तो एक डायमेंशन में है कंसर्न फॉर प्योर प्रोडक्शन एंड अनदर डायमेंशन है कंसर्न फॉर पीपल। ओके, और जब हम लोग लीडरशिप स्टाइल का बात करें, 5 तरह का लीडरशिप यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। कंट्री क्लब मैनेजमेंट, जब हम लोग जो हमारा कंसर्न्स पर पीपल्स हाई रह रहा है लेकिन प्रोडक्शंस के लिए कंसर्न्स कम रह रहा है तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्री क्लब मैनेजमेंट। ओके, जब हम लोग दोनों को कम दिख रहे हैं, ना केयर कर रहे हैं पीपल्स का, ना प्रोडक्शन के ऊपर दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन जहाँ दोनों हाई रहता है, कंसर्न पर पीपल भी हाई है, प्रोडक्शन के लिए भी कंसर्न बहुत हाई है, तो उसको टीम मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन जब हमारा प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लोगों का केयर के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट उसको बोलते हैं। ओके, प्रोड्यूस एंड पेरिस मैनेजमेंट बोलते हैं। लेकिन जहाँ सारे के सारे का मिडिल में आता है, तो मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट उसको बोला जाता है। ओके, अगर 3 डायमेंशनल क्रेडिट थ्योरी का बात करें तो इसको रेडियन 3D मॉडल्स, रेडियन 3D लीडरशिप मॉडल भी बोला जाता है। इसी को प्रोफेसर रेडियन जो है वो इसको डेवलप किए थे। और ये जो मॉडल है वो क्या क्या है, जो ट्रेडिशनल मैनेजरियल क्रेडिट थ्योरी जो है इसी को वहाँ 2 डायमेंशन था, लेकिन यहाँ और एक डायमेंशन ऐड कर दिया गया, वो इफेक्टिवनेस। ओके, और इफेक्टिवनेस को ऐड करने के बाद यहाँ क्या किया गया है, जो तीन डायमेंशन बन जा रहा है, टास्क ओरिएंटेशन, रिलेशनशिप ओरिएंटेशन एंड इफेक्टिवनेस। ओके, उसको हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन ये जो रेडियन का जो 3D लीडरशिप मॉडल, ये एक स्टेटमेंट देता है, नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज यूनिवर्सली इफेक्टिव। ये जो स्टेटमेंट है ये 3D लीडरशिप मॉडल से आता है, रेडियन के द्वारा दिया गया है। ओके, और यहाँ जो 3 डायमेंशन है वो टास्क ओरिएंटेशन, जहाँ की हम लोग जो लीडर है वो दिखता है कि कितना जो तक गोल अटेंड किया जा पा रहा है। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, जहाँ की हम लोग केयर वाला डायमेंशन जो है उसको दिखते हैं कि कितना अच्छा रिलेशनशिप वो कलीग्स के साथ मेंटेन कर पा रहे हैं। इफेक्टिवनेस मतलब यहाँ हम लोग कितना सक्सेसफुली एक लीडर उसका जो डिजायर गोल आउटकम है, ओके, रिलेशनशिप है, उसी को मेंटेन कर पा रहा है। इसी के हिसाब से देखिए ये कुछ लीडरशिप स्टाइल है कि जब हम लोग रिलेशनशिप एकदम हाई रह रहा है और टास्क भी हाई रह रहा है तो उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं। ओके, उसको इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं। लेकिन जब एक इफेक्टिव हो रहा है तो इफेक्टिव लीडर जब बन रहा है तब एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं। लेकिन जब लेस इफेक्टिव बन रहा है तब उसको हम लोग कंप्रोमाइजर बोल रहे हैं। लेकिन जब दोनों कम दिखने के लिए मिल रहा है, टास्क के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा है, रिलेशनशिप के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना जा रहा है, तो उस तरह का जो लीडरशिप है उसी को हम लोग सेपरेटर बोलते हैं। लेकिन जो लोग एक इफेक्टिव वे में कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक बोल रहे हैं। लेकिन जो इनइफेक्टिव हो रहे हैं उनको हम लोग डिजास्टर हम लोग बोल रहे हैं। ठीक ऐसे जहाँ रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ओरिएंट किया जाता है, ध्यान दिया जाता है, टास्क के ऊपर कम ध्यान देता है, तो उसी को हम लोग मिशनरी बोलते हैं, उसी को हम लोग रिलेटेड बोलते हैं। लेकिन जब इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल का बात करें तो उसी को हम लोग डेवलपर बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग इनइफेक्टिव का बात करते हैं तब उसको मिशनरी बोलते हैं। ठीक ऐसे जब हम लोग टास्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और रिलेशनशिप के ऊपर कम ध्यान देते हैं तो उसको डेडिकेटेड बोलते हैं। लेकिन जब इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल का बात करें तो उसको हम लोग को क्या बोलते हैं कि बेनोवलेंट ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। लेकिन जब ये इनइफेक्टिव बन जाता है तब उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। सो दिस आर द सम ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। इट मीन्स 12 लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू 3D मैनेजरियल क्रेडिट थ्योरी। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल लीडरशिप थ्योरी। एंड ये जो एक लीडरशिप थ्योरी है, ये जो ट्रांजिशन है उसी के ऊपर ध्यान दिया था। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो जो इंटेंजिंग मोटिवेशन, प्रैक्टिकलिटी, स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट, डायरेक्टिव लीडरशिप, रेजिस्टेंस टू चेंज, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, पैसिव मैनेजमेंट, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इसी के ऊपर ही ज़्यादातर ध्यान देता है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अगर हम देखें तो an equitable society strive toward providing equality and opportunity to its people and also excellence on the basis of talent. Reason there are mutually exclusive and hence it will not be possible to reach both. So the answer of this question is option D, that is option A is right. It means assertion is right but reason is not true.